नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0। जी हाँ दोस्तों 1.0 बिकॉज हमारा जो पुराना प्रीवियस चैनल है जिसके साथ आप लोग जुड़े ही होंगे। वहाँ कंटेंट जो है मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में रहे और साथ में इंग्लिश में ही रहे, लेकिन थोड़ी समय की पाबंदी हो जाती है, इस कारण वीडियोस कई बार लंबे हो जाते हैं। अब मैंने उन साथियों के लिए जो कि अपना कंटेंट जो है इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, एग्ज़ाम में लिखना भी इंग्लिश में ही पसंद करते हैं, उनके लिए ये ब्रांड न्यू चैनल जो हमारा बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0 है, इसको स्टार्ट किया है। यहाँ पे अब आपको सारे कंटेंट इंग्लिश में मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ और लिंक्स जो भी मैं आपको पहले शेयर करता था वो एज यूजुअल आपको मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। इस एग्ज़ाम में जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए और आगे आने वाले सारे सेमेस्टर्स के लिए आपको यहाँ पे वो सारे अवेलेबल कंटेंट जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी बखूबी चलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व पेपर। जी हाँ, आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस विथ आंसर्स का जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके लिए। यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 का पेपर का है और इसको हम लोग 2021-22 के पेपर में देख चुके हैं कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। आइए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ टीचिंग। जब आपसे पूछिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको सिंपली डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिखा है और कई जगह से देखते हुए कोशिश की एक अच्छा डेफिनेशन आप तक दूँ। आपको अगर इससे बेहतर कुछ आता है तो आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग to people's need, experiences and feeling and the intervention so that they learn particular thing and go beyond the given। मतलब कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम मतलब जो पढ़ाने वाला है, शिक्षक या टीचर, वो जो स्टूडेंट होता है, जो रिसीवर होता है, सीखने वाला होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी आवश्यकता कि आखिर वो सीखने क्यों आया है। जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपकी नीड्स को समझ रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपके क्वेश्चंस अगर इस तरह से आ जाए तो मुझे आपको वो सॉल्यूशन देना है। तो मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को समझी। तो टीचिंग बेसिकली वही प्रक्रिया है जहाँ की हम लोग जो रिसीवर होता है या जो स्टूडेंट होता है, जो छात्र होते हैं या जो पढ़ने वाला होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पहले समझते हैं और उसके हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी नॉलेज को या हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल होता है या कंटेंट होता है उसको हम उस तक डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोगों के नीड्स को समझते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल, उसकी जो समझ का लेवल है उसको समझते हुए, एंड फीलिंग, और वो पढ़ाई लिखाई में कैसा, उसके स्तर को जानते हुए, इसके लेवल को समझते हुए, वो पढ़ने में कैसा, पढ़ाई करते वक्त कैसा महसूस करता है, उसको किस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इस तरह की चीज़ों को समझते हैं। सो दैट ही लर्न्स पर्टिकुलर थिंग एंड गो बियॉन्ड द गिवन, ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए और जिस स्तर पर अभी वो है, जिस लेवल पे उसका अंडरस्टैंडिंग है या एजुकेशनल लेवल है, उसका एजुकेशनल लेवल या उसकी समझने की, सोचने की जो लेवल है वो इम्प्रूव हो पाए। इट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। तो टीचिंग में बेसिकली क्या होता है, 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। पहला क्या होता है, एक होता है मेन एलिमेंट जो है वो है टीचर, टीचर हमारा मेन एलिमेंट है। दूसरा होता है हमारा स्टूडेंट और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नॉलेज होना। तो अगर आप एक टीचर हैं तो टीचिंग की प्रक्रिया में आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़े। एक तो पहला टीचर के रूप में आपकी खुद की, दूसरा स्टूडेंट्स की, और जिस विषय को आप पढ़ाने वाले। अगर आप ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग खुद आनी चाहिए। अगर आप किसी को मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट है। तो आपको 1 2 3 करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इसी में आपसे पूछ ले कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, तो यहाँ भी वही है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो है, टीचिंग इज द प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। देखिएगा, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अनदर इंडिविजुअल। मतलब इसमें टीचिंग प्रक्रिया में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को सिखाता है। इंडिविजुअल मतलब एक टीचर और दूसरा एक स्टूडेंट। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। मतलब ये क्या है, एक ऐसा एक्ट है, एक एक्टिविटी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से
आप जो है लर्नर को कुछ चीज़ें सिखाते हैं क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अंदर, यानी क्लास के अंदर चीज़ों को सिखाते हैं। इट इज़ वॉचिंग सिस्टमेटिकली, तो इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को, जो लर्नर होता है चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखता है। और अगर डीवीस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएँ, उसकी परिभाषा के हिसाब से जाएँ, तो इट कंसिडर दैट, डीविस बोलते हैं कि डीविस के अनुसार, डीविस कंसिडर इट एज ए मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन वेयर द लर्नर विल अक्वायर द स्किल्स एंड इंसाइट विथ हिज ओन इनिशिएशन। तो मतलब डीवीज के शब्दों में अगर हम लोग डिफाइन करें तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि हम लोग सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं टीचर्स के रूप में। अब मान के चलिए आपको 2+2 पढ़ाना है, तो इस बात को पढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा इन्वायरमेंट या कुछ ऐसा गेम या कुछ ऐसी क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं जिससे कि उनको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि चीज़ों को जोड़ना पड़े, फिर हम उस रूल को वहाँ अप्लाई करके उनको बताते। उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं कि क्लासरूम में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आपके मान लो 10 में से 9 मार्क्स आए हैं, तो अगर मान के चलिए 5 बच्चों ने हाथ उठाया, तो फिर टीचर उनको सिखाता है अगर इसमें 2 लोग और ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सिचुएशन मैनिपुलेट करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं ताकि चीज़ें जो आप बताना चाहते हैं वो लोग सीख पाए। सो मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को ताकि जो लर्नर है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से ग्रास्प कर गए। आगे बढ़े जी हाँ, इसको आप अलग अलग डेफिनेशन भी दे सकते हो। टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर। मतलब सीधी सीधी बात करें तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए मैं अलग अलग आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, आपको जो अच्छे से याद हो वो जरूर लिखें। तो इसमें क्या होता है, एक मैच्योर आदमी मतलब एक टीचर, एक आपसे बड़ा जो उसको अनुभव है, जो चीज़ों के बारे में जानता है, वो मोर मैच्योर पर्सन होता है, और दूसरा आदमी जो सीख रहा है वो लेस मैच्योर पर्सन होता है। तो मॉरिसन के शब्दों में एक मैच्योर पर्सन दूसरे ई मैच्योर पर्सन को पढ़ा रहा है, अगर सीधे सीधे बोले तो। एनएल गेज के हिसाब से अगर हम बात करें, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि टीचिंग इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर और द पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। तो ये क्या है, टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो टीचर होता है वो प्रयास करता है, वो ट्राई करता है कि सामने वाले को सिखाने के बाद उसके परिवर्तन, उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को। मान के चलिए जैसे कि आप सीधी सीधी बात बताता हूँ आपको, मान लीजिए एक आदमी जिसको 2+2 ऐड नहीं करना आता, तो जब वो टीचर उसको 2+2 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके रूल के बारे में बता देता है, तो फिर सामने वाला समझ आता है कि 2+2 का मतलब होता है 4, 3+3 का मतलब होता है 6, 2+3 का मतलब होता है 5। तो वो रूल्स को समझ लेता है, तो उसका व्यवहार क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी तरह से ड्राइविंग के दौरान मान लीजिए कोई व्यक्ति है बार बार ब्रेक लगाता है, उसको कंट्रोल नहीं गाड़ी के ऊपर, लेकिन वो जब सीख लेता है चीज़ों को तो उसका बिहेवियर गाड़ी चलाने का चेंज होता है, वो कंट्रोल तरीके से चलाता है, बेहतर तरीके से चलाता है। तो ये तरीके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु प्रोपाउंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको बोलना है कि क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी थी पीवी पैवलोव द्वारा, और जिसको हम लोग रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, ये आपका रशियन जो फिजियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है ना। और ऑपरेंट कंडीशनिंग ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे वहाँ पर BF स्किनर द्वारा दिया गया था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। डेवलपमेंट क्या, व्हाट इज डेवलपमेंट, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यहाँ पे बताना है कि डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्किल एंड बिहेवियरल चेंज। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल चेंज, किसमें, आपके जो बॉडी का शेप है उसमें, आपकी बॉडी के फॉर्म में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके बाद आपके अंदर जो अलग अलग स्किल्स आते हैं, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, स्पीकिंग हो, सोशल बिहेवियर हो, इमोशनल बिहेवियर हो, इसके अलावा जो आपके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें में जब आपके अलग अलग जो आपके लाइफ का एस्पेक्ट है तो उसमें जब बदलाव आता है, इसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ शारीरिक जो है ना, बॉडली जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस ही आपके काउंट नहीं होते हैं, इसमें हर एक एस्पेक्ट को काउंट किया जाता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव नेचर। क्वांटिटिव का मतलब होता है जैसे कि जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि शरीर की लंबाई को, आपके वजन को, आपके हाथ पांव के भार को, लंबाई चौड़ाई मजबूती को, इसको आप वेट कर सकते हो, उनको मेजर कर सकते हो, इसलिए क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव है आपका इमोशनल बिहेवियर अगर अच्छा हो रहा है, आपका सोशल नेटवर्क अच्छा बन रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ये सारी चीज़ें अगर इम्प्रूव हो रही तो ये क्वालिटेटिव मेजर है, तो ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही नेचर में होता है अगर आपसे पूछे तो। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट ग्रोइंग अप लार्ज, बट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट द
दैट लीड्स अस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। सो ये हमें डेवलपमेंट की प्रक्रिया, डेवलपमेंट का प्रोसेस हमें मोर मैच्योर पर्सन बनने में मदद करता है, हम ज़्यादा मैच्योर पर्सन बनते हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़ इन एन इंडिविजुअल। बड़ा इंपॉर्टेंट, जब डेवलपमेंट होगा तो आपके अंदर नए नए स्किल्स, नए नए एबिलिटीज़ होगी, आपकी एबिलिटीज़ और इम्प्रूव होगी। तो डेवलपमेंट मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अंदर मोस्टली पॉजिटिव चेंजेस ही लाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, लेकिन मोस्टली का मतलब हर बार ज़रूरी नहीं, कई बार डेवलपमेंट से आपको नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, या आपसे यहाँ पूछ लेते व्हाट इज़ थिंकिंग प्रोसेस, चिंतन की प्रक्रिया क्या है। तो थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल process that allows one to verbalize, construct and analyze and communicate the causes and effect relationship and to suggest feasible solution to the problem। मतलब कि जो आपका थिंकिंग होता है, थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले चीज़ों को, जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसको हम लोग मतलब अपनी खुद की समझ के बाद से, मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन की, उसके रूप में उसको पहले समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने सामने बहुत तेज एक कोई मान लीजिए एक बड़ा सा जानवर दौड़ के आ रहा है, कुत्ता है या एक सांड दौड़ के आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप थिंकिंग करते हैं, आप अपना पुराना नॉलेज, करंट में आपको क्या करना, आसपास जो चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, और फिर आप दिमाग लगाते हैं, अपने अनुभव, प्रेजेंट सिचुएशन, इन तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन करते हुए, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए आप सोचते हैं कि भैया ये जो सांड आ रहा है, यानी इसका जो कॉज है वो आ रहा है तो हमको चोट लग सकती है। अब इस कॉज को हम किस तरह से, और इस चोट को, यानी इफेक्ट क्या है चोट, कॉज क्या है वो सांड, इस दोनों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इनके बीच जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं अगर है नुकसानदायक है तो। सो अभी हम सोचते हैं कि इस सबसे अच्छा तरीका है या तो हम एक डंडा ले लें और उसको भगाने की कोशिश करें, या फिर हम खुद ही भाग जाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इस तरह के सॉल्यूशन दिमाग का, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। थिंकिंग हेल्प्स अस इन वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। थिंकिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना उसको भी वैलिडेट कर पाते हैं। टू क्रिएट नॉलेज, बिल्ड आइडियाज एंड बिल्ड कनेक्शन बिटवीन देम। तो हमसे क्या होता है कि जो हमारे पास में पहले का नॉलेज है उसको हम लोग प्रेजेंट नॉलेज जो भी अगर गेन कर रहे हैं उसके साथ मिलाकर एक नए फॉर्म ऑफ नॉलेज का क्रिएशन करते हैं। इट इंटेल्स रीजनिंग। अब थिंकिंग की वजह से हमारे अंदर रीजनिंग और इंक्वायरी की प्रोसेसिंग जो होती है, साथ ही साथ हम किसी चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में हम उस चीज़ के बारे में और अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में समझ पाएँ और एक बेहतर, एक गुड सॉल्यूशन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इट इनेबल अस टू एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो ये याद रखिएगा आप। तो आप जो भी आपको डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा लगे तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है, तो आप चाहें तो रॉस के और गैरेट के डेफिनेशन को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आप याद कर सकते हैं तो। अकॉर्डिंग टू रॉस, थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट और मेंटल एक्टिविटी विथ रिगार्ड टू साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। गैरेट ने कहा था 1968 में कि थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन एंड इन विच सिंबल, इमेजेस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। तो दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो। हमने डिटेल में भी इसके बारे में बात की कि थिंकिंग आखिर क्या है। इसको आप अपनी लैंग्वेज हमेशा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ या किताबें में लिखे आप वही लिखें। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर मेजर टाइप्स जो होते हैं आपके, वो हम यहाँ पर डिस्कस करें। देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल। पहला होता है कन्वर्जेंट और एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए डिटेल में हम इसको बाद में करेंगे, अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तीसरा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक सोच, और उसके बाद आपका होता है क्रिएटिव थिंकिंग। देखिएगा यहाँ पे कॉन्क्रीट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसके बारे में फिर वापस से काम कर लेने के बाद हम उसके ऊपर जो हम बोलते हैं ना कि चिंतन मनन करना, तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है, विचारात्मक चिंतन। और एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये आपके 6
साथ जो इम्पोर्टेंट तरीके इन सबको याद रखें। इनका डिटेल सॉल्यूशन भी आगे मैं आपको जल्द से ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस तरह के पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज़ उसको ज्वाइन करें। इंग्लिश कंटेंट और हिंदी कंटेंट दोनों ही आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछा है जो अलग अलग चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी ऐड कर लीजिएगा। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी क्या? मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपसे पूछता है ना कि भाई मेमोरी क्या है, यार तुम्हारी मेमोरी नहीं है क्या? तो मेमोरी नहीं होकर मतलब क्या होता है, या तुमको बिल्कुल याद नहीं, हम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे अगर पुरानी चीज़ें, तो मतलब हमारी मेमोरी वीक है। तो यही है। अब देखिए डेफिनेशन से आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। सो मेमोरी क्या है? मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस information. It is a complex mental process of mind in which in it the information is encoded, stored and retrieved. In the broadest sense, memory is essential to our life. तो आप देख पा रहे हैं कि मेमोरी क्या है? ये हमारी एक एबिलिटी है, हमारी क्षमता है कि जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस है हम उनको याद कर पाते हैं। याद करके उसको हम सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर पाते हैं। मान के चलिए आपने ड्राइविंग सीखी है, तो आपको पता है अगर आप 1 साल तक गाड़ी नहीं भी चलाते हैं, ड्राइविंग नहीं भी करते हैं, तो अगर आप अचानक से आपको वही बाइक या वो गाड़ी मिल जाए तो आप चला सकते हैं। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वो स्किल जो है आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं था, और जब सिचुएशन आई तो आपने उस स्किल को मेमोरी की मदद से, उस एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी की मदद से उसको रिकॉल किया और ड्राइविंग शुरू कर दिया। तो ये क्या है? एबिलिटी होती है आपके माइंड की, मेमोरी एक्चुअली। उम्मीद करता हूँ बात को समझ पा रहे होंगे। अभी देखिए इसका कुछ एडवांटेज। मेमोरी हेल्प अस टू रिकॉल इवेंट ऑफ द पास्ट टू ऑपरेट इन प्रेजेंट और थिंक अबाउट द फ्यूचर। अच्छी बात है, कुछ पॉइंट्स हैं आपके, याद कर सकते हैं। मेमोरी हेल्प्स अस इन लर्निंग न्यू थिंग्स और एनीथिंग। मेमोरी इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन में टेक्स डिफरेंट फॉर्म, इमेजेस और साउंड। तो जो दिमाग में हम चीज़ें याद रखते हैं ना मेमोरी में रिकॉल करने के लिए बाद में, वो हम कभी किसी फ़ोटो के रूप में, कभी किसी साउंड के रूप में, या किसी मीनिंग के रूप में। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं टकलू मामा, तो टकलू मामा हमने शायद किसी अंकल को नाम दिया होगा, किसी दोस्त को नाम दिया होगा, किसी को। तो जैसे ही आपको कोई टकलू मामा या कोई दूसरे नाम से साउंड करता है, तो आपको वो साउंड, वो आवाज़ से पता चल जाता है कि आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ऊंचे पहाड़ के जैसा, तो ऊंचा पहाड़ जैसे बोलते तो आपको याद आता है कोई ऐसा पहाड़ या माउंटेन जहां आपने विजिट किया है। तो हम इस तरह से मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी है। मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर ए टाइम, या मेमोरी इज द मीन्स बाय विच वी ड्रॉ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन आवर टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंट। तो ये दोनों डेफिनेशन देखिए दोस्तों अच्छे हैं। एग्जाम में आपको कैसे आंसर करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप चाहें तो डायरेक्ट ये डेफिनेशन लिख दें। ये अगर आप लिखते हैं आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन आए, ये दोनों डेफिनेशन लिख दीजिए, आपके सारे नंबर आ जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि अगर आप किसी का स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है। अब आपसे पूछता कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, डिफाइन क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन क्रिएटिविटी। तो इन फ्यू वर्ड्स तो आप ऐसे लिखेंगे कि डेफिनेशन, द टर्म क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग दैट इज बोथ न्यू एंड वैल्यूएबल। आप देखिए इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रिएटिविटी क्या है? मतलब ये एक आपकी एबिलिटी है, क्षमता है कि आप कुछ नया और यूजफुल बना रहे हैं। अब देखिए क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि जो सब बना रहे हैं आप वही बना रहे हैं। जो सब बना रहे हैं उसमें कुछ ऐसे बदलाव आप करें, कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं आपने कुछ नया सोचकर, जिससे कि मतलब चीज़ें यूज़फुल भी हो जाएं और साथ ही साथ आपके लिए मतलब जो चीज़ आपने बनाई वो और ज़्यादा वैल्यूबल होगी। आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मान के चलिए जैसे लोगों ने पहले बैलगाड़ी बनाए, बुलक कार्ट बनाए, फिर उन्होंने घोड़ा गाड़ी बनाई, तो उसमें देखा लोगों ने कि अंतर आया। बुलक यानी कि जो बुल होता है उसके चलने की स्पीड और घोड़े की चलने की स्पीड दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ ना थोड़ा। क्रिएटिविटी की, किसी ने जानवर बदल दिया तो स्पीड बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने इंजन्स बनाए तो और स्पीड बढ़ गई। उन्होंने प्लेन बनाए तो लोग उड़ने लगे। तो दीज आर द साइंस, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हुई, अलग अलग चीज़ें लोगों ने सोची और फिर उसका रिजल्ट क्या मिला कि मोर वैल्यूबल और कुछ नया चीज़ जो है बना। सो क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी
to generate or recognize ideas, alternative or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others and fulfilling our and people's need. तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी मतलब वो एबिलिटी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई आइडिया को समझते हैं, कोई सामने चीज़ हमारे पड़ी है तो उसके बारे में हम कुछ नया आइडिया हमारे दिमाग में आता है, या उस कोई काम हम कर रहे हैं उसको हम किस तरह से कुछ नए तरीके से कर सकते हैं, ये करने का हमारे दिमाग में विचार आता है। या फिर हम क्रिएटिविटी के से हम मदद से हम लोग जो है अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं या किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे कि आम तौर पे करना मुश्किल होता है। उसके अलावा क्रिएटिविटी हमको मदद करती है हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जैसे इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो घर के फटे पुराने चीज़ों से भी कुछ यूज़फुल चीज़ें बना लेते हैं। लोग जो है रबर जो टायर फटे होते हैं उसको काट के चप्पल बना लेते हैं। तो ये क्या क्रिएटिविटी है जिससे कि एक वैल्यूबल और समथिंग न्यू चीज़ बनी, तो ये है क्रिएटिविटी। आइए बढ़ते हैं। अब आपसे पूछता है जो अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? सो इंटेलिजेंस क्या है यहाँ डिफाइन करेंगे कि इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स ए हायर लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटीज, रीजनिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आगे देखते डिसीजन मेकिंग। सो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, हैव इमोशनल नॉलेज, यहाँ पे देखिएगा लर्न टू हैव इमोशनल नॉलेज, showing creativity and adaptation to meet the demands of the environment effectively। तो हम जिस इन्वायरमेंट में है, जिस सोसाइटी में है, जिस ग्रुप का हम हिस्सा हैं, उसके हिसाब से हमको अडेप्ट करने में, उसके हिसाब से अपना इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने में, अपना नॉलेज इम्प्रूव करने में, नॉलेज को बेहतर करने में, कुछ क्रिएटिव करने में, इन सारी चीज़ों के लिए हमें इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। So people with higher level of intelligence are more successful and are more skilled। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखिएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है इट इज वंस इनेट कॉम्पिटेंस, एबिलिटी फॉर सर्टेन वर्क। देखिए एबिलिटी, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में थोड़ा अंतर है। एटीट्यूड मत समझिएगा, इसको एप्टीट्यूड समझिएगा। देखिए नेचुरली किसी काम को करने के लिए आपने देखा होगा, नहीं बोलते यार ये तो बॉर्न सिंगर है या बॉर्न फाइटर है। तो बॉर्न फाइटर का मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में मतलब आप में, हम में कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसको कि आपने कहीं किसी सीखा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई क्लासेस नहीं ली, लेकिन आप उस काम को बहुत सारे, कम बोले तो हज़ारों 500 लोगों से काफ़ी बेहतर करते हैं। जैसे आप ही ये देखते होंगे आपकी क्लास में, या आप खुद ही होंगे जो आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते होंगे, गिटार बजाते होंगे, या कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे, या पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होंगे। तो क्या क्लास में हर एक बच्चा 90% स्कोर करता है? नहीं ना। या क्लास में हर एक बच्चा अच्छा गिटार बजा पाता है? नहीं ना। सो ये जो एक या दो बच्चे होते हैं ना, जिसमें मतलब आप बोलते नहीं कि जन्मजात है, बाई बर्थ है, या बॉर्न सिंगर या बॉर्न फाइटर है, ये कौन होते हैं? मतलब इनको सिखाया नहीं गया, मतलब इन्होंने जब भी शुरू किया लोगों से और बेहतर परफॉर्म किया। सो ये जो एबिलिटी होती है इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड। नेचुरल एबिलिटी टू परफॉर्म ए वर्क बेटर देन अदर्स इज कॉल्ड एज एप्टीट्यूड। सो दिस कैन बी ए टैलेंट। तो ये आपका एक टैलेंट हो सकता है। एप्टीट्यूड कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एप्टीट्यूड जो होता है फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी। फिजिकल का मतलब क्या कि जैसे कि स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा, मैराडोना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, मेसी है, सचिन तेंदुलकर है, वॉलीबॉल में बहुत सारे लोग हैं, बास्केटबॉल में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उसैन बोल्ट है। तो ये लोग क्या है, वो स्पोर्ट्स सभी लोग खेल रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने इस फील्ड में फिजिकली लोग जो है काफ़ी आगे। तो फिजिकल एस्पेक्ट में बात करें तो स्पोर्ट्स की अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो फिजिकल एबिलिटीज़ में क्या है और लोग कंपैरिजन में आगे। इस तरह मेंटल, आइंस्टाइन ले लीजिए आप, एडिसन ले लीजिए, उसके बाद आप न्यूटन ले लीजिए, ये लोग क्या आते हैं मेंटल एबिलिटीज़ में अलग थे। सो एप्टीट्यूड का नेचुरल एबिलिटी फॉर साइंस, नेचुरल एबिलिटी फॉर डिस्कवरीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है प्राकृतिक रूप से आप कुछ नया सोचते हैं। उसी क्या कहते हैं, एप्पल को गिरते हुए हजारों करोड़ों लोगों ने देखा होगा, कभी किसी ने इस तरह से नहीं सोचा हो कि ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है, लेकिन न्यूटन ने सोच लिया। सो ये क्या होता है नेचुरल एबिलिटी होती है कि हर एक चीज़ के पीछे कॉज एंड एक्शन देख लेना, कॉज एंड रिएक्शन देख लेना, कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढ लेना। तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है ना, मतलब हर आदमी की अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि हर आदमी साइंटिस्ट की तरह सोचे, जरूरी नहीं कि हर आदमी स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए। हर अंदर आदमी के अंदर कुछ न कुछ एप्टीट्यूड होता है। सो एप्टीट्यूड
डज नॉट इंक्लूड हायर नॉलेज लेवल, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग स्किल और एप्टीट्यूड। ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हों, आप बहुत होशियार हैं, यही सारी चीज़ें। जनरली सम पीपल अज्यूम दैट एप्टीट्यूड इज लिमिटेड टू नेचुरल एबिलिटी। लोगों को लगता है कि एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है कि प्राकृतिक रूप से अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, नहीं। मोस्ट एक्सपर्ट बिलीव दैट एप्टीट्यूड कैन बी एक्सपेंडेड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक ये काफ़ी है आपके एग्जाम के हिसाब से, बाकी आप लिख सकते हैं। डिफाइन स्लो लर्नर्स, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्लो लर्नर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि भाई एक स्लो लर्नर कौन होता है। तो दोस्तों अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे स्लो लर्नर को, तो हम कह सकते हैं स्लो लर्नर इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन अ स्टूडेंट ऑफ लो एबिलिटी, द रेट ऑफ लर्निंग इज वेरी स्लो एंड स्लो लर्नर एग्जिबिट एन IQ बिटवीन 70 एंड 85। तो याद रखिएगा स्लो लर्नर की एबिलिटी क्या होती है, IQ लेवल की रेंज क्या होती है, 70 to 85। It is used to describe a student with the ability to acquire all the academic skill but at a lower rate than the average student। तो स्लो लर्नर क्या होते हैं, मतलब ये नॉर्मल लर्नर की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी सीखने की जो स्पीड होती है ना, गति जो होती है, वो नॉर्मल स्टूडेंट के या एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट से क्या होता है, आपका थोड़ा कम होता है। देयर एबिलिटीज आर कंपेरेबल टू मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन बट सो लर्निंग इज नॉट लर्निंग डिसेबिलिटी। इनकी लर्निंग को अगर हम लोग कंपेयर करें तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे, जो मानसिक रूप से मंद बच्चे, उन्हीं के जैसी होती है, लेकिन इनको हम मेंटली रिटार्डेड नहीं कह सकते। इनके अंदर कोई पढ़ने लिखने की अक्षमता, इनएबिलिटी नहीं होती। ये याद रखना है आपको, बस आपको इतना ही डिफाइन करना है। ये 2 मार्क्स के हिसाब से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। इसका हिंदी भी, अगर आपको हिंदी में देखना है आंसर, तो सेम आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको मेरे जो पुराने वाले चैनल है यूट्यूब, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरह के यूज़फुल कंटेंट PDFs के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ के लिंक भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको PDF आंसर सॉल्यूशन भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलता रहेगा। तो जो मेरे न्यू मेंबर ज्वाइन करेंगे उनको सारा एक्सेस मेरे PDFs का मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे नए चैनल को, और वहाँ से आप सारा PDF एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।